लग रहा है कि कुछ ही पन्ने पढ़कर और इस ऑर्डिनेंस को तैयार किया गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया जा रहा है? सरकार के एंड पर इसको लेकर किस तरह की बात है? देखिए, सरकार एक तरह से जो दुष्कर्म की पीड़िता थी उसके बाद सरकार बुरी तरह से घिर गई थी, और घिरने के बाद जो सरकार ने एकाएक जो कदम एक के बाद एक उठाते चले गए, कमीशन बना दिया, कमीशन को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट कहने को दे दी, जिसकी तारीफ जस्टिस वर्मा की पी चिदम्बरम ने भी अपनी संवाददाता सम्मेलन में की। तो इन सारी चीजों को जस्टिस वर्मा के सुझाव बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सरकार क्या इसमें कोई राजनीति तलाश रही है? सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर आप देखिए कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले 5 लोगों की एक समिति बना दी जो महिला सुरक्षा सुधार कानून के तहत वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के चिंतन शिविर में दी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद जैसे ही ये 10 दिन के भीतर, हम ये भी कहते हैं कि सरकार जल्दबाजी ना करे, लेकिन कोई ऐसा कानून लाए जिसमें सारे तबके को शामिल किया जाए, वो बायस ना हो। उसमें महिला सुरक्षा की बात कर सरकार ये बताना चाहती है कि आने वाले बजट सत्र में वो ये ऑर्डिनेंस जो कि ऑब्लिगेटरी होता है, आंचल आपने भी सुना, वो पेश होगा, और पेश होने के बाद एक तरह से आह्वान कर रहे थे, एक तरह से अपील कर रहे थे चिदम्बरम कि कोई दल इसका विरोध ना करे और इससे जस का तस पास होने दे, ताकि एक लेजिस्लेटिव प्रक्रिया, विधायकी प्रक्रिया के तहत ये पास हो जाए। बिल्कुल आंचल, क्या कानून के नजर से भी लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में इस बिल को लाने की कोशिश की जा रही है, और कई बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हमने मैरिटल रेप का सवाल यहाँ पर उठाया, हमारे पास इस ऑर्डिनेंस की भी कॉपी है तान्या, और इसको जब पढ़ा जाए तो ड्राफ्टिंग को लेकर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। कौन से अहम पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि कानून की दृष्टि से आपको बताऊं, वर्मा पैनल ने, जो हमने सवाल उठाया था, वर्मा पैनल ने कहा था कि जब आप रेप को आप सेक्सुअल असॉल्ट की टर्म दे रहे हैं, समझ में आती है बात, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट पुरुष, महिला, बच्चे, ट्रांसजेंडर किसी के साथ भी हो सकता है, समझ में आती है ये बात, लेकिन उसमें अग्रेसर कौन होता है, यानी कि किसको आप कहें कि जिसने ये क्राइम किया हो। उसके लिए जो पुराना क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ बिल था और आज का जो जिस अध्यादेश पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें कहा गया है कि अ पर्सन व्हेन कमिट्स, तो एक जो सरकार ने बहुत बड़ा गेपिंग लूप होल यहां पर छोड़ दिया है, जिसका आने वाले वक्त में कानून में, अदालतों में बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो सकता है। बाकायदा महिला संगठनों, वर्मा पैनल ने कहा कि अग्रेसर हमेशा पुरुष ही होता है, आप उसमें पर्सन शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए, लेकिन सरकार का ये अध्यादेश बाकायदा पर्सन, जो पुराना उनका बिल था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और आज भी जो अध्यादेश है उसमें पर्सन शब्द का इस्तेमाल है। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या महिला के खिलाफ भी आप इसको उस दायरे में ले आएंगे जहां पे महिला के खिलाफ भी केस एक बलात्कार का बन सकता है या सेक्सुअल असॉल्ट का बन सकता है? ये एक ड्राफ्टिंग का सवाल है कि अगर आप थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई करते, थोड़ा सा टाइम लगाते, उसकी प्रॉपर कानून की ड्राफ्टिंग करते, तो एम्बिग्विटीज, कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति ना रहती। अब कई ऐसी चीजें हैं। एक और जो सवाल जो हमने मैरिटल रेप को लेकर उठाया, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा हल्का था जो लगातार ये कह रहा था कि मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बनाया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। गैंग रेप प्लस मर्डर के केसेस के अंदर वर्मा पैनल ने कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ मतलब लाइफ, उम्र कैद मतलब कोई पेरोल नहीं, आप जब तक जिंदा हैं आप जेल के पीछे रहेंगे। उसको लेकर इस अध्यादेश में डेथ की सजा दी गई है। और चिदम्बरम साहब ने अभी अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने वर्मा पैनल की कोई भी चीज, कोई भी सिफारिश रिजेक्ट नहीं की है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट होनी बाकी हैं, जो कानून में आगे चल के बदलाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ी रिजेक्शन तो यहाँ पर यही हुई ना, वर्मा पैनल ने कहा कि आप डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन डेथ यहाँ पर दी गई है। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जो एक्चुअल बदलाव होना चाहिए था, और बदलाव यहाँ पर आपको तान्या ये भी कहना चाहूंगी, इंदिरा जयसिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है इस वक्त, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि आपको जुडिशियल सेंटेंसिंग पॉलिसी, जो जज भी जब जिस मानसिकता से एक इस तरह का जब मामला, जब गैंग रेप का मामला आता है, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आता है, उसका नजरिए में भी बदलाव होने की जरूरत है। हाल फिलहाल में हमने इतनी ऐसी जजमेंट देखी हैं जहां पर एक माइनर के साथ पहले बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसको हल्के में छोड़ दिया जाता है। हाल फिलहाल में ये भी केस आया जहां पर बाकायदा घर पहुंचता है, बेटी के साथ बलात्कार की कंप्लेंट बीवी ने की, वो सजा काट के घर पहुंचता है और उसके बाद फिर से वो जाकर बेटी की हत्या कर देता है, और फिर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना जाता है। तो परिभाषा क्या है? क्यों जजेस इस डिस्क्रिप्शन, कानून का क्या फायदा है जब जज अपने डिस्क्रिप्शन लगा के हल्के सेंटेंस देकर छोड़ देता है? आंचल, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इंडिया न्यूज के दर्शकों को आप समझाएं
कि महिला संगठन जो आज विरोध कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, और इस रिकमेंडेशंस और जो सिफारिशें हैं इसमें पुरुष पीड़ित जो हैं वो भी सामने आए हैं कि उनको ये लगता है कि ये सिफारिशें उनके खिलाफ भी जा सकती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इंडिया न्यूज के दर्शकों जैसा कि मैंने बताया आपको मनीष, अभी मैं यही बता रही थी आपको कि सबसे पहली बात तो मैरिटल रेप को लेकर आती है कि उसमें बाकायदा महिला संगठनों ने बोला कि मैरिटल रेप एक ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस इसलिए होना चाहिए, उसके पीछे कारण ये है कि जब भी पुरुष बलात्कार करता है, घर में पत्नी के साथ बलात्कार करता है या इंसेस्ट के केसेस आते हैं, उसमें जब तक घर में बदलाव नहीं होगा, जब तक वो घर में महिला की इज्जत करना नहीं सीखेगा, तब तक कानून का कोई फायदा नहीं है। जिसके लिए घर में जितनी भी महिलाएं हैं उसकी इज्जत नहीं है, तो बाहर जाने वाली, सड़क पर चढ़ने वाली लड़की की क्या इज्जत होगी। ये एक बदलाव था। दूसरी बात ये कि वर्मा पैनल ने एक और चीज बोली थी, जो एक्सेप्शंस की बात आती है कि ये सैंक्शन का जो पूरी प्रक्रिया खासतौर से आर्म फोर्सेस की बात है उसमें खत्म होनी चाहिए। उसका कारण ये उनका कहना है कि ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे नहीं होता है। अगर बलात्कार हो रहा है या सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत को खत्म होना चाहिए। उसको लेकर भी अध्यादेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक ग्रे एरिया है। हालांकि पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है इसको लेकर, क्योंकि थोड़ा सा ग्रे एरिया छोड़े गए हैं उसको लेकर। यह भी एक कारण था। तीसरी बात ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेथ को लेकर भी यहां पर चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी चीज रिजेक्ट नहीं की है, लेकिन वर्मा पैनल ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डेथ पेनल्टी नहीं बल्कि उम्र कैद होनी चाहिए गैंगरेप और मर्डर के केसेस में। लेकिन यहां पर बाकायदा डेथ की सजा दी गई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो पीस मील अप्रोच है, जब एक कानून में परिवर्तन होता है मनीष, इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इसमें बड़े बड़े कानून विदों की राय लेनी चाहिए। वर्मा पैनल ने ऐसा किया। 1 महीने की इस एक्सरसाइज में उस पैनल के कमेटी मेंबर्स के जितने उनके असिस्टेंट से दिन रात उन्होंने एक करके बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई। 630 पन्नों की रिपोर्ट है। लेकिन क्या कैबिनेट में किसी ने इस रिपोर्ट को पढ़ा? कानून में लाने से पहले जो एक छोटी छोटी बारीकी में भी चीजें कही गई, उसके पीछे कारण था। क्यों ये रेकमेंड किया गया, वो भी कारण इलैबोरेटली बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वर्मा पैनल ने सिर्फ सिफारिशें दी है हर बदलाव के लिए। और साथ में एक बात और मनीष यहां पर बताना चाहूंगी आपको मैं, यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो वहां पर चिदम्बरम साहब ने यह भी कहा था कि वर्मा साहब ने अपनी रिकमेंडेशन में बहुत सी ऐसी चीजों को कंसर्न किया है और वो बाद में देखने की बात है। कहीं ना कहीं वही सवाल अभी बड़ा सवाल ये भी है कि वर्मा पैनल ने अपना दायरा जो है उसको ज्यादा बढ़ा लिया यहाँ पर। अगर चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, वहीं साथ ही कह रहे हैं कि वी ओपन टू सजेशंस, हम सुझावों का स्वागत करते हैं और उनको भी गहराई से उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस ऑर्डिनेंस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं। अब क्या ये गुंजाइश बचती है कि इसमें और पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? देखिए तान्या, मनीष आप जवाब देना। जी, मेरे ख्याल से आंचल, आपने सुना होगा चिदम्बरम ने कहा कि क्रिमिनल लॉ अमेंडिंग बिल जो है उसमें बहुत सारे बदलाव होने हैं। तो मेरे ख्याल से गुंजाइश तो दिखती है, लेकिन आंचल बड़ा सवाल ये उठता है कि पुरुष ये मानने लगे हैं कि इस तरीके से अगर सिफारिशें होंगी तो पुरुष प्रताड़ित होंगे। ऐसी स्थिति में पुरुष अपने आप को कहां पाएंगे, कहां जाएंगे? वो ओनर्स ऑफ गिल्टी किस पे होगी कि कौन बताएगा जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं है? मनीष, एक बात आपको ये बताना चाहूंगी, हमारा मैकॉले साहब ने जो कानून इंडियन पीनल कोड बताया था वो 1860 में बनाया था और ये ब्रिटिशर्स के उस वक्त की देन है कि ये ड्राफ्टिंग हुई कानून की। इसमें लगभग अपराध की आज पूरी की पूरी शक्ल बदल गई है, मोडस ऑपरेंडाई बदल गया है, लेकिन बहुत कम अमेंडमेंट्स हुई हैं, खास तौर से अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर देखा जाए। सरकार के यहां पर, और दिखता है पीछे से मानसिकता दिखती है कि सरकार जब ये कानून में बदलाव करने जा रही थी तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सेक्शन 377 भी मंडरा रहा था। जो आपने पुरुषों की बात की, जो एलजीबीटी की जब बात आती है या नेचुरल सेक्स की बात आती है, तो सरकार के जहन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल 2012 का था जिसे शिंदे साहब ने संसद में रखा था, उसके खिलाफ बाकायदा एक मोर्चा खोलकर महिला संगठन बैठे हुए थे। उसका कारण यही है, देखिए आप अगर कानून बनाते हैं, पूरा का पूरा कानून बना दिया, एक फर्स्ट क्लास आपने बड़ी सी गाड़ी दे दी लेकिन आगे के 2 पहिए हटा दिए, तो फिर गाड़ी चलेगी तो चलेगी कैसे? तो जो माइनर डिटेल्स होती हैं उसका साथ में ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। दूसरी बात यह आती है कि अगर इसको संसद के पटल पे अब रखा भी जाता है और ये तो एक कानून बन गया है, 6 महीने में आपको अप्रूवल चाहिए इस ऑर्डिनेंस का, वरना ये लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल रखा जाता तो उसको लेकर डिबेट